नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों अब लेके आ चुके हैं अपन नेशनल और इंटरनेशनल इश्यू 1 अप्रैल 2023 के जो न्यूज़ बनती हैं आपकी, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, जो आपके अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे। तो उनमें से आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसको हम निकाल के लाते हैं हिंदी में। ठीक है। तो दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको पानी हो तो वही एक ही मात्र वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका पीडीएफ के लिए, वो है आपका मेरा अपना आपका अपना जिसका भी बोलो टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम ही रहेगा। तो वो आईएएस आरएएस विद आरजे ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप जाइए और जाके पीडीएफ को ले लीजिए। ठीक है। लिखने की आवश्यकता है नहीं, आपको रद्दियाँ भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों। तो अब बिना इधर उधर की बातें किए सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब यूट्यूब चैनल देखा करें तो उसको लाइक शेयर करें भैया, जिससे क्या है कि रीच बनती है चैनल की, चैनल आगे बढ़ेगा तो हम भी आपके लिए और नई नई चीज़ें लेकर आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी रहेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो दोस्तों ठीक है, ये सारी बातें अब यहीं ख़त्म करते हैं। अब शुरू करते हैं अपना न्यूज़ आर्टिकल का डिस्कशन। तो हमारा जो पहला न्यूज़ आर्टिकल है वो है आपका CPTPP। अब आप बोलोगे पूरी की पूरी ABCD पढ़ा दी है सर आप तो इसमें, CPTPP। ठीक है। तो दोस्तों इस चर्चा में क्यों है, सबसे पहले तो सब चर्चा में इसीलिए है क्योंकि ये जो समझौता है उसमें हाल ही में यूके ने बोला है कि हम भी इस समझौते के अंदर शामिल होंगे। पहले आप CPTPP के बारे में आप जान लीजिए। तो इसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव। कैसा? प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील है भैया ये। एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, मतलब ट्रांस पैसिफिक का मतलब है जो पैसिफिक ओशियन से जिन जिन लोगों की बाउंड्री लगती है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैसिफिक ओशियन का जिनसे कोई ना कोई संबंध है, ये उन देशों का एक समूह है। ठीक है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता है। ये क्या है? एक समझौता है। ठीक है। तो यह जो है वो प्रशांत महासागर से संबद्ध 11 देशों के बीच में एक एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट। तो दोस्तों इससे पहले इसमें यूएस भी शामिल था, लेकिन 2018 के अंदर यूएस ने इससे क्विट कर लिया कि भाई अपने मतलब की बात नहीं है, अपन रहेंगे अलग, आप लोगों को समझौता करना है तो करिए। तो पहले इसको टीपीपी के नाम से जानते थे, अब इसको CPTPP के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके अंदर जो सदस्य देश हैं वो है आपका कनाडा है, मैक्सिको है, पेरू है, चिली है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई है, सिंगापुर है, मलेशिया है, वियतनाम है और जापान है। तो दोस्तों इन देशों की लोकेशन को आप एक बार मैप में जाकर जरूर देख लेना। मैप में जाकर देखोगे तो ये आपके दिमाग के अंदर हो जाएंगे एकदम से फिक्स। ठीक है। अब क्या है, यूके का फिलहाल व्यापार जो है वो थोड़ा सा घटता हुआ था, थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो जब ऐसा हुआ तो यूके ने सोचा क्यों ना हम भी इसके सदस्य बन जाएं। ऐसा होते ही 11 देशों के साथ हमारे कम से कम फ्री ट्रेड तो होगा, तो इससे क्या होगा, हमारा व्यापार बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ठीक है। तो हाल ही में यूके ने जब इसमें ऋषि सुनक जब से पीएम बने हैं तब से हमारा यूके की तरफ थोड़ा सा ध्यान बढ़ गया है। जब हमारा बढ़ने का मतलब यह है गवर्नमेंट का बढ़ गया है। तो यूके क्या कर रहा है, भारत के साथ साथ में यूके पर भी थोड़ी बहुत नज़र अपन को रखनी पड़ेगी। तो ऋषि सुनक जी ने ही इसकी घोषणा की है कि हम क्या करेंगे भैया, CPTPP के सदस्य बनेंगे। ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला संगठन। ठीक। अब इस समझौते के प्रभाव क्या होने वाले हैं भैया, इस समझौते में आने के बाद क्या क्या होता है? तो इसके प्रभाव में आने पर क्या हुआ था, जो सदस्य देश हैं उनके मध्य में जो व्यापार हो रहा था उसमें 99% तक टैरिफ है वो क्या है, समाप्त कर दिए गए थे। मतलब इतना फ्री है कि 99% तक जो टैरिफ होते हैं, जो प्रशुल्क होते हैं, उन शुल्कों को समाप्त ही कर दिया था। बाय द वे कोई अनिवार्य बहुत ज़्यादा ही हो उसका 1% रह गया है, नहीं तो बिल्कुल एकदम से फ्री ट्रेड चल रहा है यहाँ पर। ठीक है। इसमें क्या है, परंपरागत वस्तुओं और सेवाओं को तो शामिल किया गया ही है, जो परंपरागत रूप से होती हैं, पेट्रोल, ऑयल वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, उनको तो शामिल किया ही गया है। लेकिन इसके अलावा वित्तीय सेवाओं को, दूरसंचार सेवाओं को और खाद्य सुरक्षा के जो मानक हैं, स्टैंडर्ड हैं आपके किसके, फूड सेफ्टी के लिए जो स्टैंडर्ड है, उनको भी इसके अंदर क्या किया गया है, शामिल किया गया है मेरे भाइयों बहनों। ठीक है। अब इसके अतिरिक्त यह जो समझौता है वो पर्यावरणीय दुर्व्यवहार को भी अपने अंदर शामिल करता है। ठीक है। क्या करता है भैया,
कि पर्यावरणीय दुर्व्यवहार नहीं होगा सदस्य देशों में, किसी भी देश के अंदर वन्य जीवों के साथ में कोई क्रुएलिटी नहीं होगी, वन्य जीवों की कोई तस्करी नहीं होगी। इस सारी चीज़ों को भी ये समझौता अपने अंदर समाहित करके चलता है। इसीलिए ये एक व्यापक समझौता है, बड़ा समझौता है और प्रगतिशील है। व्यापक क्यों है? क्योंकि इसने पर्यावरणीय समस्याओं तक को अपने अंदर समाहित किया है, परंपरागत के साथ साथ कुछ नए जो टॉपिक्स हैं उनको भी अपने अंदर शामिल किया है इसने, खाद्य सुरक्षा जैसे। और प्रोग्रेसिव क्यों है भाई? प्रोग्रेसिव इसीलिए है क्योंकि ट्रेड के साथ साथ इसने पर्यावरण के बारे में भी विचार किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं अपन थोड़ा आगे, देखते हैं आगे क्या है। तो आगे का अपना जो टॉपिक है भैया वो है लिथियम। लिथियम चचा आजकल बहुत चल रहे हैं ट्रेंडिंग में। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ा है, जब पॉल्यूशन बढ़ा है तो पॉल्यूशन को अपन ने कम करने के बारे में सोचा है। जब पॉल्यूशन को कम करने के बारे में सोचा है तो पॉल्यूशन को कम करने में सबसे पहले टारगेट आया जो हमारा दिल्ली में जो दूरसंचार कह रहा हूँ, जो कि संचार के साधनों का अपन यूज करते हैं, उसमें पेट्रोल, डीजल, कोयला, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो सोचा सबसे पहले तो इनको हटाओ और क्या लाने हैं अपन को, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आने हैं भैया। अगर अर्थ को ज़्यादा दिनों तक सस्टेन करना है तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आने पड़ेंगे। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बैटरी। जब बैटरी ही नहीं होगा भैया तो पीके की तरह आप खो जाओगे, दूसरे ग्रह पे जाके घर नहीं पहुंच पाओगे अपने। जब बैटरी काम करेगा फटाफट बढ़िया से तो आप घर पहुंच पाओगे। और बैटरी किससे बनती है अच्छे क्वालिटी की? वो बनती है लिथियम से। तो लिथियम चचा बहुत कल रह रहे हैं आजकल सुर्खियों में, और भारत के अंदर भी लिथियम के भंडार खोजे गए हैं। तो दोस्तों इस बार हम लिथियम की चर्चा क्यों कर रहे हैं उसको अपन एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया क्या है, लिथियम का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है विश्व के अंदर। और चाइना जो है वह विश्व का सबसे अग्रणी इंपोर्टर है भैया लिथियम का। सबसे ज़्यादा लिथियम कौन खरीदता है? चाइना। उसकी क्या बनाता है? बैटरी। बैटरी बनाए कहाँ पहुँचाता है? पीके के ग्रह पे, मतलब अपने ग्रह पे। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में कहा है कि हम जो अपना पूरा का पूरा लिथियम है उसको चीन को नहीं बेचेंगे। मतलब जो लिथियम का हमने जो अपना एकमात्र लिथियम का बाजार बना रखा है चाइना को, हम उससे हटकर विश्व के अन्य देशों में भी लिथियम बाजार के रूप में देखेंगे। इसके कारण चर्चा में कि भैया, क्योंकि हाल ही में क्या है, देखो आपने देखा होगा क्वाड को लेके या दूसरी चीज़ों को लेके चाइना के और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रिश्ते बहुत काफ़ी हद तक खराब हो गए। ऑस्ट्रेलिया भारत के नज़दीक आया है। ठीक है, तो दूसरे बाजार का मतलब है कि हम भारत को एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है लिथियम के बारे में जानना कि भाई लिथियम क्या है, विश्व में कौन प्रोडक्शन करता है और इंडिया में कहाँ पर इसके भंडार हैं। तो दोस्तों देखो प्रतीक है इसका LI, जो आपसे कोई नहीं पूछेगा। बाय द वे कोई वनडे एग्जाम हो, जैसे कांस्टेबल का इस तरह का हो, तो उसमें जरूर आपसे प्रतीक पूछ ले भैया लिथियम का प्रतीक क्या है, बाकी तो कहीं नहीं पूछेगा आपसे। यह चांदी के समान सफ़ेद होता है, चांदी के समान सफ़ेद होता है। ये होता तो चांदी के समान सफ़ेद है, लेकिन इसको बोलते सफ़ेद सोना है भैया। इसको याद रख लेना, सफ़ेद सोना बोलते हैं इसको। मैंने कहीं मेंशन नहीं किया लेकिन फिर भी आप याद रख लेना, इसको क्या बोलते हैं? सफ़ेद सोना। इस चीज़ को याद रखना आप। ठीक है, यह चाकू से भी काट सकते हो आप, किचन के अंदर रखा है, उस चाकू से भी आप आराम से इसको काट सकते हो मक्खन की तरह। इतना मतलब मुलायम होता है ये। ठीक है, यह बहुत हल्की धातु होती है और ज्वलनशील भी होती है, मतलब आग भी पकड़ लेता है भाई साहब। ज़्यादा मुलायम नहीं है ये, आग भी पकड़ लेता है। अतिक्रियाशील होने के कारण ये एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और अन्य धातुओं से भी क्या कर लेता है? क्रिया करता है। क्रिया करके क्या बना लेता है? एलॉय बना लेता है। तो अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है अपन उसको देख लेते हैं। तो इसका जो उपयोग है वो एल्यूमिनियम के साथ में जो क्रिया करता है अच्छी सी, तो उसके साथ में एलॉय मिश्र धातु बनाकर विमान के कलपुर्जे बनाए जाते हैं। इससे क्या होता है, जो एल्यूमिनियम है वो और ज़्यादा सख्त और मजबूत हो जाता है लिथियम से क्रिया करके। ठीक है, तो इसीलिए एक तो हल्की, लिथियम भी हल्का, एल्यूमिनियम भी हल्का, एक तो हल्की धातु, और इससे क्रिया करने के बाद क्या हो जाती है? स्ट्रांग हो जाती है, मजबूत हो जाती है। तो भैया हवा में उड़ने के लिए तो हल्के लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर होता है, थर्मोन्यूक्लियर अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अगला यूज किस में किया जाता है? अगला किया जाता है वही बैटरिया में। इससे बैटरिया इतनी अच्छी बनती है कि पीके का रिमोट कंट्रोल मिल जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके भंडारण के बारे में कि इसका भंडारण कहाँ कहाँ पर मौजूद है। इसकी जो भंडारण की कंट्रीज हैं बेटा, उनका सीक्वेंस अगर आप याद रख सकते हो तो 8-10 का रख ही लो, क्योंकि भारत इसमें शामिल है और लिथियम के बहुत ज़्यादा चर्चे चल रहे हैं आजकल बाजार के अंदर। ठीक है, मतलब ये है कि अखबारों में भी चर्चे आ रहे हैं सुबह ही सुबह। तो दोस्तों सबसे बड़ा भंडारण है वो है बोलीविया के पास, उसके बाद है अर्जेंटीना के पास, उसके बाद US के, उसके बाद चिली, देन ऑस्ट्रेलिया, देन चाइना, फिर भारत।
ठीक है। फिर उसके बाद नंबर आता है जर्मनी का, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो है आपका, फिर आता है आपका कनाडा। कनाडा और इंडिया में तो ज़्यादा फर्क ही नहीं है, अपने सरदार जी सारे कनाडा को मतलब कैप्चर ही कर लिए, ग्रैब कर लिए उसको पूरा अपना। अब लिथियम ट्रायंगल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व के निम्नलिखित किन देशों को लिथियम ट्रायंगल के रूप में जाना जाता है। तो लिथियम ट्रायंगल जो है वो दुनिया के सबसे ज़्यादा लिथियम भंडार वाले देश हैं, उनका एक समूह है लिथियम ट्रायंगल। उसमें आता है सबसे पहले अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली। ये तीनों एक दूसरे के बगल में हैं। और जब इनकी खानों के बारे में पता लगाते हैं, यहाँ खान है लिथियम की, वहाँ खाने हैं लिथियम की, वहाँ खाने हैं लिथियम की, तो एक ट्रायंगल का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लिथियम ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। अब भारत में कहाँ कहाँ, तो भारत में देखो भैया उड़ीसा में भंडार मिले हैं, छत्तीसगढ़ में भंडार मिले, कर्नाटक में भंडार मिले, और राजस्थान में जहाँ जहाँ पर अभ्रक बेल्ट है, जहाँ जहाँ अभ्रक निकाला जाता है, वहाँ वहाँ पर कहीं कहीं जगहों पर लिथियम के छोटे बड़े भंडार प्राप्त हुए हैं। और हाल ही में जो लिथियम का बहुत बड़ा भंडार मिला है वो मिला है आपका जम्मू एंड कश्मीर से, J&K से आपका। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो अब चलते हैं और आगे वाली हमारी जो अगली न्यूज इन्फॉर्मेशन, न्यूज आर्टिकल है वो है भारत में आज से जो है वो हॉलमार्क वाला ही सोना बिकेगा। आज है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को बना दिया अप्रैल फूल सारे लोगों को। भैया अब जो आपने लिया है, जो अप्रैल फूल बनाते आए थे आप अब तक सुनार, वो अब उन सुनारों पे जो अप्रैल फूल बनाते थे, फिर से भैया मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सारे सुनारों के बारे में बोल रहा हूँ, पता लगे जो राहुल गांधी जी पे हुआ है वो मेरे पे हो गया, मानहानि का केस। तो दोस्तों जो भी है, मतलब आपके जो सुनार हैं जिन्होंने आज तक जनता को अप्रैल फूल बनाया है, तो दोस्तों आज तक जितने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है वो बनने थे जो बन गए, आज अप्रैल फूल भले ही है लेकिन आज से सारे के सारे हो जाएंगे चतुर चालाक। क्योंकि भारत सरकार ने क्या किया है कि सोने के जितने भी आभूषण बनेंगे उन पर एक हॉलमार्क होगा और हॉलमार्क आईडी दी जाएगी प्रत्येक आभूषण को। ठीक है, तो अब मुख्य तथ्य क्या है उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। तो भारत में सोने और चांदी की हॉलमार्किंग का कार्य कौन करता है, कौन करेगा, करता कौन है, करेगा भारतीय मानक ब्यूरो। कौन करेगा, भारतीय मानक ब्यूरो, BIS, ये करेगा। ठीक है, एक 6 नंबरों की आईडी दी जाएगी। हॉलमार्क धातु की शुद्धता की गारंटी देता है, इसके माध्यम से वस्तु में धातु की अनुपातिक सामग्री कितनी है उसके बारे में पता लगेगा। जैसे आपने देखा होगा भैया 24 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट कितने गोल्ड है, उस कैरेट गोल्ड के बारे में आपने जाना होगा। तो दोस्तों 22 कैरेट जो होता है उसके अंदर लगभग 90-91% सोना होता है और बाकी क्या होती है, धातु मिलाई जाती हैं। और जो 24 कैरेट होता है उसमें लगभग 95% होता है वो सोना होता है। 24 कैरेट में कितना होता है, लगभग 95% होता है, और इसके अंदर बाकी दूसरी धातुएं मिलाकर ही इसके आभूषण बनाए जाते हैं। आप शुद्ध सोने के आभूषण कभी बना ही नहीं सकते, क्योंकि शुद्ध सोना बहुत लचीला होता है। तुरंत से आप कोई भी टच होगा और वो जो आप डिज़ाइन बनवा के लाए हो उसका एकदम से उसका भरता बन जाएगा, उसका धतूरा बन जाएगा। ठीक है, तो हॉलमार्किंग की आवश्यकता क्यों है भैया, तो भारत क्या है, सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, बहुत बड़ा उपभोक्ता है भारत, सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ये आभूषणों की शुद्धता को बनाए रखने में मदद करेगा। क्या करेगा, ये आभूषण जो आप पहनते हो उनकी शुद्धता को बनाए रखने में मदद करेगा और पारदर्शिता और गुणवत्ता को भी बना के रखेगा। अभी तक हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सोना खरीदा, दूसरी दुकान पे ले गए, फिर उससे स्टाइल में बात करते हैं, भाई सोना बेचना है, कितने का लोगे, तो फिर वो चेक करके बताएगा अब इसमें तो 70% ही है तो मैं इतने दाम में लूँगा। मतलब लेके आए हो आप 50,000 का और दूसरा खरीद रहा है 35,000 का, इतने का तुरंत अंतर पड़ जाता है। इतनी उसमें क्या होती है, अशुद्धि होती है। ठीक है भाई बहनों, तो अब शुद्धता की पहचान की जा सकेगी, कैसे करेंगे, अपन ने एक ऐप, मतलब अपन ने नहीं, BIS ने, मतलब भारतीय मानक ब्यूरो ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, उसका नाम है BIS केयर। इसको आप याद रख लेना, बहुत बढ़िया फैक्ट है ये। आपके स्टेट PCS में किसी में भी या IAS के अंदर UPSC आराम से पूछ सकता है कि BIS ऐप केयर क्या है। ठीक है, तो BIS ऐप केयर क्या है, इसमें आपको एक जो हॉलमार्क आईडी मिलेगी, ये 6 अंकों की होती है। कितने अंकों की होगी, 6 अंकों की, 6 अंकों की हॉलमार्क आईडी होगी। इस हॉलमार्क आईडी को आप जैसे ही इस एप्लीकेशन के अंदर एंटर करोगे तो आपका जो आभूषण होगा उसके बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन उस होगी वो पूरा निकाल के आपके हाथ में दे देगी। भैया ये इतने कैरेट की है, इतना शुद्धता है इसके अंदर, ये आभूषण है, ये इस तरीके का है, इतना ये इस तरह से बनाया गया है, तो पूरी की पूरी आ जाएगी आपके हाथ में, पूरा का पूरा चिट्ठा। तो इससे आपको क्या होगा, तसल्ली होगी भैया कि 50,000 रुपया डाल के आए तो 50,000 रुपया की सामान भी लेके आए। ठीक है,
तो दोस्तों अब चलते हैं अपन थोड़ा और आगे। अब अपन बात कर लेते हैं कांगड़ा चाय के बारे में। किसके बारे में? कांगड़ा चाय के बारे में। तो कांगड़ा चाय क्या है? हिमाचल प्रदेश में एक जगह है कांगड़ा, वहाँ पर उगती है। तो सर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में? चाय तो हिंदुस्तान में जाने कहाँ कहाँ नहीं उगती। तो भैया हिमाचल प्रदेश में उगती है, लेकिन इसकी चर्चा चल रही है यूरोपियन यूनियन के अंदर कि भैया चाय पीने में मज़ा आ गया। कहाँ से आई थी? तो इंडिया से आई थी, तो इसको जीआई टैग दे दिया यूरोपियन यूनियन ने। ठीक है, भारत की चाय पी के खुश हो गया यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा जीआई टैग दिया गया है कांगड़ा चाय को। ठीक है, हालांकि भारत ने इसको 2005 में ही दे दिया था कि आप क्या दोगे, हम तो पहले ही पी के बैठे हैं, बहुत अच्छी चाय है, जीआई टैग दे देते हैं। ठीक है, तो जीआई टैग जो है भारत 2005 में ही दे चुका है, और यूरोपियन यूनियन ने जो जीआई टैग दिया है कांगड़ा चाय को वो तुरंत दिया है, हाल ही में दिया है भाइयों बहनों। ठीक है, और कुछ जान लेते हैं इसके बारे में, आगे चलते हैं। तो चाय के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों चाय के बारे में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में यूरोपियन यूनियन के द्वारा किस चाय को जीआई टैग दर्जा दिया गया, या किस उत्पाद को, भारत के किस उत्पाद को जीआई टैग का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी में होती है। तो सबसे पहले आप कांगड़ा घाटी को भी याद रखना है, कांगड़ा घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में मौजूद है। तो कांगड़ा घाटी कहाँ है? आपके हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा घाटी के अंदर क्या होती है? आपकी चाय ढलानों पे होती है चाय, आप सब जानते हो। तो ये किस प्रजाति की चाय है? ये है कैमुलिया साइनेंसिस। कौन सी? कैमुलिया साइनेंसिस। ठीक है, कैमेलिया साइनेंसिस इस प्रजाति की चाय जो है ये पौधे की पत्तियों से प्राप्त होती है। इसका स्वाद बड़ा अनोखा है। कैसा है? अनोखा स्वाद है। ठीक है, सुगंध और रंग के लिए प्रसिद्ध है। वाह 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 ताज वाह। तो इसमें क्या है, जो हरी चाय होती है जब, तो इसमें से बुडी मतलब लकड़ी के जैसी स्मेल आती है। कैसी आती है? बुडी, लकड़ी के जैसी। लेकिन जैसे ही ये काली होती है तो इसमें मीठापन आने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? मीठापन आने लग जाता है। यही तो इसकी अनोखी विशेषता, अनोखा स्वाद है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग याद रखोगे। इसको रखना ही पड़ेगा भैया, एग्जाम में नंबर लेके आना है तो आपको, नहीं तो ज़िंदगी भर धक्के खाने पड़ेंगे। अब अपन चलते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। अगला न्यूज आर्टिकल आपका कहता है गिर गाय का पहला क्लोन बना दिया भैया हमने। गुजरात में एक गिर नाम की जगह है जहाँ पर गाय पाई जाती है, बहुत अच्छी दुधारू गाय है। तो हमने सोचा क्यों ना उसका क्लोन बनाया जाए। क्लोन का सबसे पहले इंट्रोडक्शन कब हुआ था बताओ? जिसने शक्तिमान देखा है, शक्तिमान के अंदर आया था शक्तिमान का क्लोन, आपको याद होगा, एपिसोड देखना जाके, मज़ा आ जाएगा। तो गिर गाय का जो पहला क्लोन बनाया है हमने, वो किसने बनाया है? वो बनाया राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। कहाँ के वैज्ञानिकों ने बनाया है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के जो वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा बनाया गया है गिर गाय का पहला क्लोन। ठीक है, इसका नाम क्या है? नाम है इसका गंगा। ठीक है, यह भारत का पहला गाय का क्लोन है। ओके, अब इसके निर्माण में क्या क्या किया है हमने? तो साहिवाल नस्ल की जो गाय है उससे हमने उसाइट लिया है। उसाइट का मतलब होता है अंडा। अंडा बनने से एकदम जस्ट पहले की जो स्टेज होती है उसको उसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसाइट बोलते हैं। तो उसाइट कहाँ से लिया है? साहिवाल नस्ल से। और सोमेटिक मतलब अन्य दैहिक तत्व कहाँ से लिए हैं? वो लिए हैं हमने गिर नस्ल से, इसीलिए इसको गिर का क्लोन बोल रहे हैं। ठीक है, और सैरोगेसी कहाँ कराई है? सैरोगेसी के लिए हमने तीसरी एक संक्रमित नस्ल है, संक्रमण से बनी है, मतलब वो भी इसी तरह की मिश्रित नस्ल है। तो सैरोगेसी के लिए हमने उसको यूज किया है, और तब जाके प्राप्त हुआ हमको गंगा। ठीक है, अब आपकी समझ में आ गया होगा गंगा का निर्माण कैसे हुआ था। बहने वाली नहीं, रहने वाली। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में जो मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, वो समझ में आया होगा और आप बोर भी नहीं हुए होंगे। तो दोस्तों YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने सगे संबंधियों को भी बताओ भैया ये मार्केट में नया बंदा आया है पढ़ाने के लिए, उससे पढ़ लो जाके। चलो ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।